हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बली अब्राड एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इस लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो मैट्रिक्स का टाइप क्या क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके साथ साथ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक, तो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि कैसे मैट्रिक्स को एक एरे के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे जो होता है रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा जाता है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसी के हिसाब से आपको ये भी बताया गया था कि जैसे मैट्रिक्स का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इस प्रकार से एरे को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन को कॉलम कहते हैं। अब बहुत सारे रो बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन को किस टाइप में लिया जा रहा है। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, यदि मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही हो, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल मैंने ले रखा, a इज इक्वल टू 4 - 2 √2। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम तो एक ही है, जैसे वर्टिकली जो है एक ही है। इस तरीके से आप देखेंगे तो कितने रो है? 3 रो है। तो पहले रो का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर कॉलम का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x1। ऐसे ही बहुत सारे आपको रो हो सकता है। ठीक, 4x1 का हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे n की वैल्यू है, n हमेशा क्या होगा? 1 होगा। किसके लिए? कॉलम मैट्रिक्स के लिए। इज इट क्लियर? ठीक, उसके बाद से आते हैं रो मैट्रिक्स पे। तो ठीक, रो मैट्रिक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे रो कितने होंगे? केवल 1 रो होगा। ठीक, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, एग्जांपल देखिए, 3, फिर यहाँ पे √5 0। मतलब ये क्या है? एक ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कॉलम की बात करें तो कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, रो को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो कितना हो गया? 1 रो और 3 कॉलम। तो जो n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 1 है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी, ठीक, तो क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। जहां n की वैल्यू 1 होगी तो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक, इज इट क्लियर यहाँ तक? अब जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स में आप देखिएगा जनरल इक्वेशन ये होता है। मतलब कहने का मतलब n फिक्स हो गया 1, बाकी m बदल सकता है। मतलब नंबर ऑफ रोज जो है ना बदल सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक उसी प्रकार से n की वैल्यू 1 फिक्स कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि रो एक ही होगा, n वैरी कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम वैरी कर सकते हैं रो मैट्रिक्स में। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखेंगे इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो? बराबर हो, संख्या में बराबर हो। ठीक, मतलब m जो है n के बराबर होनी चाहिए, दैट इट इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसको अदर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? दैट इज m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। मैंने कहा ना कि m बराबर हो जाना चाहिए n के। जब m n के बराबर हो जाएगा तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, a इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल ले रखा है। ये कौन कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। आप देख रहे हैं m क्या है? 3 है, n भी क्या है? 3, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर हमको 2 क्रॉस मतलब 2 ऑर्डर का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो ऐसे आप लिख सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स आता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0। ठीक, कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब देखेंगे आप कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक, आप पढ़े हैं ना, जैसे स्क्वायर ऐसे बनाते हैं तो इसको डायगोनल कहा जाता है, इसको डायगोनल कहा जाता है। ऐसे ही क्या है आपका मैट्रिक्स में भी इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक होता है, उसमें क्या, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये डायगोनली जो एलिमेंट्स है इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के, मतलब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑलरेडी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब के सब जीरो है, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल ये मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो जीरो रखने के बाद जो मैट्रिक्स आपको फाउंड होगा दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा, अब इसको कहेंगे नहीं तो हाँ जाहिर सी बात है कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही एलिमेंट है और 1x1 का है, एक रो है एक कॉलम है। ठीक है, इसको तो देखिए डायगोनल ये एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा क्या क्या बच रहा है, ये और ये पोजीशन बच रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखिए दूसरे शब्दों में कैसे इसको डिफाइन किया जाए कि इफ अ मैट्रिक्स A is equal to इतना is said to be diagonal matrix if Bij is equal to 0। इसका मतलब क्या कह रहा है कि Bij या Aij कह सकते हो यहाँ पे, Aij is equal to 0 when I not equal to 0। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है 1 1 A2 2 ऐसा कुछ होता है, A1 2 A2 1। तो ये 1 1 इसका मतलब क्या, डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। इसका मतलब कि ये दोनों अगर बराबर ना हो, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या होने चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आई नॉट इक्वल टू जे मतलब इसको आई मानते हैं, इसको जे, मतलब इसको हम आई मान लिए, इसको जे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आई क्या है, जे के बराबर है, दोनों बराबर ही है। इसके कारण क्या, इसको छोड़ के, मतलब इस एलिमेंट को छोड़ के, आई जब मतलब बराबर, इनको छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू जे के लिए ये होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट यहाँ भी सेम। तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात वही है कि मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल मैट्रिक्स के वो इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आर्बिट्रेरी था, अलग अलग एलिमेंट्स था डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाए। ये तो डायगोनल स्केलर होगा ही, ठीक, बाकी सब एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट ही है 1x1 का। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कि सेम है, देख रहे हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी सेम है। तो जहां भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही क्या है ये पार्ट, यहाँ से आप देखना शुरू कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको क्या नजर आ रहा है कि सब स्क्वायर ही मैट्रिक्स की तरह है, थोड़ा थोड़ा क्या है इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर यूनिटी, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का या डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर यूनिटी हो जाए तो क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, नाउ एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से जीरो मैट्रिक्स आता है। जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब उसमें कोई एलिमेंट हो ही। कहने का सेंस ये है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जीरो यहाँ पे लिखते हैं, 0 0 0, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग देखेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, थोड़ा सा हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है, मतलब दो मैट्रिक्स की या दो से अधिक मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इफ A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू
Bij m क्रॉस n are two matrices, then both matrices are said to be equal matrix, या matrices if, इसके लिए कंडीशन क्या, इफ ऑर्डर ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए इज सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब ऑर्डर जो होना चाहिए ए का वही ऑर्डर होना चाहिए बी का। तब हम दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन है, दूसरा है एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ मैट्रिक्स में छोड़ रहा हूं, ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तब जाके हम कहेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो होना चाहिए, मान लो ये 3x2 का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3x2 का, और ईच एंड एवरी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब इसका क्या है, ए आई, जैसा ए इसका 1 1 है तो इसका भी 1 1, दोनों का, मान लो इसका 1 1 क्या है, 2 है, तो इसका भी 1 1 2 होना चाहिए, इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद से हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, क्या है, तो आपका यहाँ पे इधर करता है राइट साइड में, एग्जाम्पल लेते हैं, इफ x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0 is equals to 0 - 6 2b + 4 - 21 6 - 3, सॉरी यहाँ पे -21 3y - 2 2c + 2 और 0। ये क्या है, दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे साइड में दिया, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड a b c x y and z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स आर सेम और नॉट। यहाँ पे देखेंगे कि 3 रो है 3 कॉलम है तो 3x3, यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है तो 3x3, मतलब ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए क्योंकि इक्वल दिया है। तो एलिमेंट जब सेम है तो उसको कंपेयर करके, एलिमेंट्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके वी विल फाइंड A, B, C, X, Y, Z. Firstly, we will compare the first A11. This is the A11 and this is the B11. Means A11 is equals to B11. That is X + 3 is equals to 0. Implies you will find that X is equals to -3. Similarly, you can A12 B12 equal होगा तो इसके साथ ले लेंगे Z + 4 is equals to 6. इम्प्लाई z इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2, z इज इक्वल टू 2। फिर 2y -7 इज इक्वल टू 3y - 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 2y - 3y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -2 + 7 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5
तो y इज इक्वल टू -5। ठीक, फिर यहां से फिर कंपेयर करेंगे a -1 को -3 के साथ। a -1 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू इम्प्लाइज -3 -1 उधर जाएगा +1, a इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू ऑफ दैट 0 is equals to 2c minus 2c plus 2 is equals to 0, implies 2c is equals to -2, implies c is equals to -1. Okay, now we move on the value for a, b. You have to find b. b -3 is equals to 2b plus 4. तो यहाँ से क्या करेंगे, -2b इधर आएगा, -2b 4 -3 उधर जाएगा +3, तो मतलब -b इज इक्वल टू 7, मीन्स b इज इक्वल टू -7। तो हमने क्या किया, कंपेयर करके, चूंकि मैट्रिक्स क्या थे, दो इक्वल मैट्रिक्स थे, इसके कारण इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और पिछले लेक्चर्स में डिफिनीशन वगैरह पढ़े, ठीक, और इसमें टाइप्स पढ़े। ठीक, आगे आपको पैनिक नहीं होना है कि मैं पहले से ही लिख देता हूँ, पहले से लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक, बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।